जरा सोचिए, आपने बरसों पहले एक प्लॉट खरीदा था। आपने सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद या फिर किसी भी इमरजेंसी में काम आ जाएगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है, जमीन की कीमतें बढ़ी और अब फाइनली आपने फैसला लिया है कि चलिए इसे बेचकर एफडी करवा ली जाए या फिर कोई दूसरा घर खरीद लिया जाए। लेकिन जैसे ही आप रजिस्ट्री के लिए गए, दस्तावेज देखकर सीए ने जो कहा उसने आपको चौंका कर रख दिया। सीए आपको कहता है कि भाई पहले आपको करीब 20 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब आप सोच में पड़ गए कि सरकार ने तो कहा था कि 12.5% का ही टैक्स देना पड़ता है, फिर ये 20 लाख कहां से आ गए। अब इस एग्जाम्पल से आपके भी मन में बहुत तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। क्या सरकार वाकई रियल एस्टेट टैक्स को आसान बनाना चाहती है, और आखिर ये 12.5% वाला जो नियम है उसका क्या है ये पूरा खेल। आज हम इन्हीं सवालों के जो जवाब हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे इसी खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है 2025 के बजट से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शेयर, बॉन्ड, जमीन या फिर बिल्डिंग बेचकर मुनाफा कमाता है तो उसे सिर्फ 12.5% टैक्स ही देना होगा। इसे कहा गया यूनिवर्सल टैक्स रेट, यानी कि एक जैसा दर, चाहे आप किसी भी संपत्ति पर मुनाफा कमा रहे हो। अब ये सुनते ही लोग भी खुश हो गए। पहले अलग अलग प्रॉपर्टी पर अलग अलग तरह के टैक्स रेट हुआ करते थे, जैसे शेयर पर एक दर, जमीन पर दूसरी दर, और अगर आप बॉन्ड बेच रहे हैं तो अलग हिसाब होगा। सबको लगा कि सरकार ने सिस्टम को काफी हद तक पहले से बेहतर बना दिया है। लेकिन अब आते हैं उस असली पेच पर जिसे कहते हैं सरचार्ज। आसान भाषा में कहें तो जब आपकी साल भर की कमाई 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है तो सरकार आपके टैक्स पर एक और टैक्स जोड़ देती है। यही होता है सरचार्ज, यानी एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स जो आपकी इनकम के हिसाब से बढ़ता जाता है। ये सरचार्ज 12% से शुरू होकर कई बार 25% और कुछ मामलों में 37% तक पहुंच जाता है। अब देखिए दिक्कत कहां से शुरू होती है। सरकार ने यूनिवर्सल रेट तो 12.5% ही किया, यानी 12.5% ही किया है, लेकिन जो सरचार्ज लगता है वो पुराने सिस्टम के हिसाब से ही जोड़ दिया गया है। यानी टैक्स रेट बदल दिए गए लेकिन सरचार्ज का तरीका नहीं बदला गया। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम जोड़ के देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आए। मान लीजिए आपने जमीन बेचकर 3 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। अब आपको लगता है कि 12.5% टैक्स लगेगा, यानी कि करीब 37 लाख जो है वो आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन अब सीए जब पूरा हिसाब किताब लगाता है तो सरचार्ज जुड़कर आपकी देनदारी 15% से ऊपर निकल जाती है। यानी जो राहत आपको दिख रही थी वो एक्चुअल में राहत है ही नहीं। अब जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास आदमी जिसने 15 से 20 साल पहले जमीन खरीदी थी, अब एक बार में बेच रहा है, चाहे जिस भी कारण से, जिस भी रीजन से हो, इमरजेंसी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, उसकी आमदनी उस साल 2 करोड़ के ऊपर चली जाती है। वो खुद को तो अमीर नहीं मानता, लेकिन सरकार उसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में डाल देती है और सजा मिलती है ज्यादा टैक्स के रूप में। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर सरकार को टैक्स आसान बनाना था तो सरचार्ज को भी उसी हिसाब से तय करना चाहिए था। फिर ऐसा आधा अधूरा नियम क्यों लाया गया? दरअसल सरकार का इरादा कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर पुरानी जटिलता को खत्म करने का था। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई शेयर या प्रॉपर्टी 1 साल के अंदर बेच दी तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था, और अगर आपने 1 साल से ज्यादा समय बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था। इन दोनों पर टैक्स की जो दरें थी वो भी अलग अलग थी, यानी टैक्स का पूरा सिस्टम थोड़ा उलझा हुआ था पहले से। अब सरकार चाहती थी कि इन सब के लिए एक समान, एक कॉमन नियम आए ताकि पूरा जो टैक्स सिस्टम है वो आसान हो जाए और लोगों को भी इसे आसानी से समझने के लिए मदद मिल सके। इसी सोच के तहत पुरानी 3 श्रेणियों को हटाकर कैपिटल गेन्स पर एक यूनिफॉर्म रेट लाने की कोशिश की गई। लेकिन यहीं पर एक पेच रह गया, छूट गया, और वो था सरचार्ज का, यानी आमदनी के ऊपर लगने वाला जो एक्स्ट्रा जो आपका टैक्स है उसके बारे में। यूनिफॉर्म रेट तो लागू हो गया, लेकिन सरचार्ज को लेकर जो दिक्कत थी वो दूर नहीं हो पाई। नतीजा ये हुआ कि जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें कैपिटल गेन पर अब कम टैक्स देना पड़ेगा, वो उल्टा ज्यादा भरने लग गए, क्योंकि सरचार्ज की गिनती में बदलाव हुआ ही नहीं था। इसी के साथ पहले कुछ टैक्स पेयर्स को कैपिटल गेन्स को किसी दूसरी संपत्ति में अगर वो निवेश करते हैं तो उन्हें छूट मिलती थी, जैसे सेक्शन 54 या 54F के तहत। लेकिन नए यूनिवर्सल रेट सिस्टम में ऐसी छूटों के ऊपर भी कुछ बदलाव किए गए, यानी कि एक हाथ से 2 और दूसरे हाथ से 4 चीजें
वापस ले लो। तो क्या ये वाकई टैक्स में सुधार है, क्या फिर से एक नया कैलकुलेटेड कंफ्यूजन है? यही वो वजह है जहां मॉडर्न लैंड पॉलिसी और पुराने जमाने के लैंड रिफॉर्म्स में फर्क समझ में आता है। 1950 से 60 के दशक के बीच में जब लैंड रिफॉर्म्स की बात होती थी तो उसका मतलब साफ था, गरीब किसान को जमीन का हक मिले, जमींदारी खत्म हो और खेत जोतने वाला ही उसका मालिक बने। तब जमीन सिर्फ एक साधन नहीं हुआ करता था, बल्कि जीने का आधार भी था। रोजी रोटी और इज्जत दोनों उसी से जुड़ी थी। लेकिन अब 2024 की तस्वीर देखिए, जब जमीन से जुड़ा सुधार जो है यानी कि लैंड रिफॉर्म का मतलब बदल गया है। 2024 हो गया, 2025 में अभी हम चल रहे हैं। अब बात होती है कि जमीन बेचने पर कितना टैक्स लगेगा, आप किस टैक्स स्लैब में आओगे, कैपिटल गेन्स की जो गिनती है वो कैसे होगी और किन परिस्थितियों में आपको छूट मिलेगी। कभी जो जमीन पेट पालने का जरिया हुआ करती थी, अब वो एक फाइनेंशियल असेट बनकर रह गई है और इस असेट पर टैक्स का जो ढांचा है वो हर साल थोड़ा और पेचीदा होता चला जा रहा है। तो क्या इस टैक्स जाल को सुलझाने का कोई रास्ता है? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार को यूनिवर्सल रेट को वाकई आसान बनाना होगा, सिर्फ नाम से नहीं, स्ट्रक्चर से भी। सरचार्ज को खत्म करने या फिर उसे एक समान बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि जो मिडिल क्लास अपनी जमीन एक बार में बेच रहा है उसे पेनलाइज न किया जाए। साथ ही कैपिटल गेन्स पर मिलने वाले छूटों को एकदम से खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ उसी उम्मीद में जमीन और घर बेचते हैं कि वो रकम किसी नई जरूरत में, नए प्रॉपर्टी में लगाएंगे। टैक्स का मकसद आमदनी जुटाना है, लेकिन अगर नियम इतने पेचीदा हो जाएं कि आम आदमी डरने लगे तो सिस्टम पर भरोसा कम हो जाता है। क्योंकि सुधार का मतलब सिर्फ कानून बदलना नहीं होता, सुधार का मतलब होता है जनता को भरोसा दिलाना कि सिस्टम उनके साथ ही खड़ा है, उनके खिलाफ नहीं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।